दैट वाज ए बैड फेस। कुछ एलिगेशंस ऐसी बनी, क्रिएट की गई, बाद में साफ भी हो गया कि वो इट वाज मेड अप एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि दैट वाज ए टाइम व्हेन आई टेस्टेड द पीपल। वो एक ऐसा वक्त था जब मुझे दोस्तों की पहचान हुई। एंड बिलीव मी, उस दौर में ऐसे ऐसे आदमी साथ छोड़ के भागे जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया था, जिनको मैंने बच्चों की तरह, बिकॉज बाय दैट टाइम मेरे को प्रैक्टिस करते हुए भी तकरीबन 20 साल के करीब हो चुके थे। ऐसे आदमी जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया, जिनके ऊपर मुझे लगता है कि मैंने एहसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिनके लिए बड़ी अच्छी कोशिशें की, वो सब भाग गए एक दौर में। जब वो दौर आया, जब एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस और ये और वो, ऐसा दौर था कि जब मैं फ़ोन करता था लोगों को जो हु वर वेरी क्लोज टू मी, लेकिन जो किसी पोजीशन पे थे, क्योंकि उन हालात में ब्रदर के ऊपर एलिगेशंस लगनी, गेटिंग अरेस्टेड, एंड जब आप मुश्किल में होते हो तो आप सोचते हो कि जो लोग किसी पोजीशन में हैं, जो हेल्प कर सकते हैं और जिनके आपके साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं, तो वो कोई गलत इलीगल हेल्प नहीं करें, लेकिन दे शुड स्टैंड विद यू। मैं उस टाइम पे फ़ोन करता था लोगों को और मेरा फ़ोन काट दिया जाता था। एंड आई कुडंट टेल माई फादर बिकॉज ही वॉज सो अपसेट ऑलरेडी, ही कुडंट टेक इट। कीमोथेरेपी की वजह से देयर वॉज लॉस ऑफ सेंसेशन, उनके हाथों की सेंसेशन जो है वो नहीं आती थी। एंड इट वॉज सो पेनफुल, हिज होल बॉडी वॉज in great pain when he used to go and sit in accountability commission। लेकिन accountability commission में जो लोग उनके पास अपीयर होते रहे, चाहे एडवोकेट या क्लाइंट, किसी से पूछ लो कि कभी उनके फेस पे कोई शिकन आई हो, कभी उन्होंने एक दिन के लिए भी छुट्टी ली हो, कभी आधे घंटे के लिए भी उठ के पहले कोर्ट से गए हों कि मुझे दर्द है, तकलीफ है, तो मैं उठ के पहले जाता हूँ, कभी नहीं किया। वकालत से राजनीति और राजनीति से फिर वकालत और वकालत से दोबारा राजनीति में, आज एक शख्सियत के इस ख़ास प्रोग्राम में मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। इनका तारुफ सिर्फ इतना ही नहीं कि ये सीनियर एडवोकेट हैं, बल्कि इनका तारुफ ये भी है कि ये बार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हुकूमत में भी इनकी भागीदारी जो है लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से रही है। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ी देर रहे और आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े अहम मुकाम पर और अहम पोजीशन पर हैं। सेठ साहब, आपका खैर मकदम। नमस्कार। सेठ साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में यूँ कहा जाए तो वाकई दो दरिया दो अलग अलग तरफ बहते हैं। एक तरफ कॉमरेड के डी सेठी हैं, उनकी अपनी एक सोच और उनका अपना एक नाम और रुतबा जम्मू के समाज में अभी तक है, अभी भी लोग उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो मेंबर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके अपने अब्बा जुडिशरी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन से वो मुस्ताफ़ी हुए, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे से याद है उन्होंने कहा कि मेरे पर उतर दिए गए। तो जानना चाहूँगा कि कुछ याद है बचपन अपना? देखिए, बचपन में ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो बड़े सेठ साहब का था। फादर के बड़े ब्रदर जो हैं, उनका स्टेचर, उनका स्टेटस वैसा है कि उनसे प्रभावित हुए बगैर जो है वो रहना मुश्किल है। एंड अगर आप सच में पूछें तो ओरेटरी स्किल्स की अगर आप बात करें तो एटलीस्ट आई कैन से विद इन जम्मू एंड कश्मीर मैंने उनसे ज़्यादा बेहतर ओरेशन, उनसे बेहतर स्पीच की डिलीवरी जो है वो किसी की देखी नहीं। ठीक। उनसे प्रभावित होना जो है वो बड़ा नेचुरल है। फादर का इन्फ्लुएंस तो था ही, लेकिन
ज़ाती तौर पे अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मेरी लाइफ में मोल्ड करने का जो भी मेरी पर्सनालिटी बनी या अभी जो मैं हूँ, मेजर कंट्रीब्यूशन उसमें मेरी ग्रैंडमदर की थी। आई हैड बीन वेरी अटैच्ड टू माई ग्रैंडमदर एंड शी वाज वेरी अटैच्ड टू मी। एक वो रिलेशनशिप शायद माँ बेटे के कहीं ऊपर थी। दैट वाज, इफ आई कैन से दैट इट इज़ मोर ए स्पिरिचुअल टाइप ऑफ थिंग, द कॉर्ड विच एग्जिस्टेड बिटवीन मी एंड हर। उस तरह की डेडिकेशन जो है लाइफ में मैंने बड़े कम रिलेशंस में देखी है। एंड जब बड़े हुए तो यू कैन से जब कॉलेज जाना शुरू हुए तो उस टाइम तक भी कभी मैंने उससे पहले ट्राई भी नहीं की थी प्रोफेशनल किसी कोर्स को ज्वाइन करने की, कोई ऐसा मूड भी नहीं। ग्रेजुएशन में जब फाइनल ईयर में था तो देन आई डिसाइडेड कि वकालत करनी है। तो उस टाइम पे जब हम कॉलेज जाते थे तो कॉलेज के बाद जो है ऑफिस में जाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया। फादर प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे, एंड टू इनकरेज मी कमिंग टू द ऑफिस, आई स्टिल रिमेंबर ही यूज्ड टू पे मी 25 रुपीज़ ए मंथ। और आई एम टॉकिंग अबाउट 84 में 25 रुपये महीने के मिलना ऑफिस को अटेंड करने के लिए, दैट वाज एन इंसेंटिव फॉर मी टू कम रेगुलरली टू द ऑफिस। बट उसने मेरी लाइफ को शेप किया। देखें, अगर आप मेरे कॉलेज के जो मेरे फ्रेंड्स थे या स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनसे किसी से पूछेंगे तो आई वॉज़ वेरी शाई टाइप ऑफ पर्सन कि जिसको बोलने में, लोगों के बीच में बैठने में, लोगों के साथ बात करने में और पब्लिक स्पीकिंग या उस तरह की चीज़ें जो है बड़ी मुश्किल होती थी और घबराहट भी होती थी। लेकिन वो जो पीरियड था ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर जिसमें मैंने ऑफिस में जाना शुरू किया, तो दैट स्टार्टेड मोल्डिंग मी। बाय द टाइम आई जॉइंड लॉ कोर्स जम्मू यूनिवर्सिटी में, 3 इयर्स का लॉ कोर्स होता था तब। बाय दैट टाइम लॉ के क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले ही मैं काफ़ी हद तक जो है वो कानून के बारे में पढ़ चुका था। 1 साल का मुझे जो है वो पढ़ाई का जो है एक्सपीरियंस था, एंड दैट रियली हेल्प मी। लॉ के फर्स्ट ईयर में ही तब मूट कोर्ट की सिलेक्शंस होती थी, एंड इट वाज वेरी अनकॉमन दोज डेज कि फ्रेशर को चांस मिलेगा ऑल इंडिया मूट कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि वो जो 3rd ईयर्स में होते थे उन्हीं का ज़्यादा होता था, सीनियर्स का ही दबदबा होता था। लेकिन इन फर्स्ट ईयर आई competed in for that selection of moot court competition जम्मू यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ईयर में ही आई गॉट सेलेक्टेड, एंड आई वेंट टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन दैट। फिर उसके बाद एक बार पांडिचेरी भी गए। लेकिन ओवरऑल अगर आप लीगल साइड पे देखें तो मेजर इन्फ्लुएंस वाज माय फादर। आई वाज वर्किंग इन हिज ऑफिस, एंड बाय द टाइम आई स्टार्टेड स्टडिंग इन जम्मू यूनिवर्सिटी डूइंग माय लॉ कोर्स। मैं उस टाइम पे यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड करने के बाद जो टाइम मिलता था उस टाइम में मैंने कोर्ट में जो है वो पहुंच जाते थे। और उस टाइम पे मेरे फादर के असिस्टेंट थे श्री चंद्रशेखर गुप्ता, एडवोकेट हैं, अभी भी सीनियर एडवोकेट हैं। तो मैं उनको असिस्ट करता था, उनकी फाइल्स उठा के साथ में चलना उनके, एंड देन आई यूज्ड टू वॉच हिम डूइंग क्रॉस एग्जामिनेशन, डूइंग केसेस, एंड ही आल्सो रियली हेल्प मी। सेठ साहब, आप जिस जगह रहते थे, तालाब खटीका का एरिया है, वो जानना चाहूँगा कि बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, और उन गलियों के बीच में इतनी कद्दावर 2 शख्सियतें, एक तरफ कॉमरेड के डी सेठी और दूसरी तरफ से जस्टिस RP सेठी। जानना चाहूँगा गलियों का भी कोई असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ा? नहीं। देखिए, मैं तो आज भी अगर यहाँ रहता हूँ जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी देखें, लेकिन मेरी आत्मा आज भी जो है वो जम्मू ईस्ट में ही है। जम्मू ईस्ट में मैं ऑलमोस्ट
एवरी अल्टरनेटिव डे आर सो आई गो टू बड़े सेठ साहब, उनके पास जाता हूँ, अभी उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। उनके पास बैठना ही बाय इटसेल्फ ए लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टिल इट इज़। उनकी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी ही इज़ वेरी अलर्ट एंड अगर कभी आप उनके पास जाएं तो वो आज भी पहले पूरे का पूरा पूछेंगे कि सियासत क्या चल रही है, क्या चीज़ हो रही है, एंड वेरी गुड एनालिसिस। टुडे आज भी अखबारें बहुत सारी पढ़ते हैं। हाँ, टुडे आल्सो, एंड he is very knowledgeable so far as Jammu and Kashmir is concerned, not many people. जो पुराने शहर का, अब दलपतिया मोहल्ला की बात करिए, तालाब खटीका की बात हो गई, तहसील रोड हो गया, ये सभी इलाके जिसमें हमारा बचपन इन्हीं गलियों में निकला, इन्हीं में कभी क्रिकेट और कभी गिल्ली डंडा और वगैरह वगैरह खेलते हुए। कुछ याद आता है कि मुझे सब बिल्कुल कुछ दोस्त जो बिछड़ गए, जो देखिए मेरी जुनेद साहब, एक आई थिंक दिस इज़ ए गुड क्वालिटी इन मी कि मैं दोस्तों को छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरे दोस्त हैं जो बचपन के हैं, प्रॉबेबली जो मैं फर्स्ट क्लास में होऊंगा या केजी में होऊंगा, तो जो मेरे उस टाइम के दोस्त हैं वो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मैंने किसी को छोड़ा नहीं, ना मैंने फर्स्ट वालों को छोड़ा, ना मैंने यूनिवर्सिटी वालों को छोड़ा। तो मेरा एक बड़ा वसी सर्कल है दोस्तों का, जिसमें अगर अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, ही डाइड 4-5 years बैक, ही वॉज एन इंजीनियर। मुझे याद नहीं पड़ता है कि किसी और दोस्त के साथ मेरा कनेक्शन या कांटेक्ट कभी टूटा होगा। इनफैक्ट हम दीवान बंदरा स्कूल में पढ़ते थे, कुछ साल पहले। शरारती थे आप? हाँ, शरारती थे आप? हाँ, शरारती तो था, शरारती भी अच्छे था। खासे मशहूर थे शरारतों के लिए या नहीं? हाँ, शरारतों के लिए मशहूर था, लड़ाई झगड़े के लिए भी मशहूर थे, लेकिन उस हिसाब से बदतमीजी वाली वैसा नहीं, लेकिन शरारतें तो थी। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे सारपी सेठी मरहूम की अगर उनकी बात की जाए, बड़े डिसिप्लिनरी आदमी हैं, बड़े डिसिप्लिन के बड़े पाबंद। मैंने उनको स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन में देखा और मेरी जो उनके साथ मुलाकात होती थी तो डिसिप्लिन का बड़ा ख्याल रखते थे, वक्त का बहुत पाबंद, वक्त की पाबंदी उनको बहुत पसंद थी। आपको अगर 12 बजे बुलाया है और आप 12:15 पे आए हैं तो वो 15 मिनट जो आप लेट आए हैं उस पर बिल्कुल आपको 5 मिनट ज़रूर समझाया जाएगा कि भाई ये 15 मिनट आप लेट आए हैं। तो क्या इतने डिसिप्लिन के बीच में वो शरारत करना, वो लड़ना, वो झगड़ना और वो जो बचपन की शरारतें इन छोटी छोटी गलियों में होती, क्या वो मुमकिन हो पाता था? बिल्कुल हो पाता था। हम तो भाई बहन, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, हम 6 भाई बहन थे। मेरे ताया जी के भी बच्चे 2 थे, चाचा जी के भी 2 बच्चे थे, वो आर्मी में थे, कभी कभी आते थे, छुट्टियों पे आते थे, लेकिन थे। और हम 2 भाई भी थे, हमारे बीच में भी खूब झगड़ा होता था और मोहल्ले में भी झगड़े शगड़े, लड़ाई शड़ाई, ये सब चलता था। फादर का इन्फ्लुएंस डिसिप्लिन में जो है वो ग्रेजुअली, मुझे लगता है कि आफ्टर आई जॉइंड एज ए लॉयर, उसके बाद जो है वो ज़्यादा उसका इम्पेक्ट पड़ा कि व्हेन आई स्टार्टेड डिसिप्लिनिंग माई सेल्फ। उससे पहले जो है वो लाइफ उतनी डिसिप्लिन नहीं थी। आई एंजॉयड लाइफ, आई कैन से आई एंजॉयड लाइफ टू द फुलेस्ट। और कॉलेज लाइफ का कोई वाकया सेठ साहब? देखिए, कॉलेज लाइफ में आई वाज ए नॉर्मल स्टूडेंट, मतलब कोई बड़ा मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर मेरी कोई अचीवमेंट हो एजुकेशनल फील्ड में, आई वोंट से दैट। एक नॉर्मल स्टूडेंट, ठीक ठाक सिस्टम सारा चला। आई वाज इनटू स्पोर्ट्स कॉलेज टाइम के बीच में। मैं कॉलेज की टाइम पे कॉलेज की रेसलिंग टीम में था, कबड्डी की टीम में थे, उस टाइम पे बॉक्सिंग भी करते थे, स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया, क्रिकेट भी खेलते थे। तो ओवरऑल इट वाज ए वेरी वेरी गुड लाइफ। आई लिव्ड लाइफ टू द फुलेस्ट। क्या सेठ साहब मानेंगे आप सिल्वर स्पून बेबी रहे, या ये मानते कि नहीं मैं सिल्वर स्पून बेबी नहीं था? अब क्या हालात थे घर के, जिन हालात में आप परवान चढ़ रहे थे? यानी जैसे आप बिल्कुल भी नहीं, सिल्वर स्पून वाली तो बिल्कुल बात नहीं। माई फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। He never gave us the comforts in life that way कि वो हमारे पर्सनैलिटी शेपिंग के ऊपर इफेक्ट डाले। आई गिव यू एन एग्जाम्पल जस्ट टू शो दैट उनका तरीका क्या था हमारे साथ हमारे को समझाने का ज़िंदगी को।
मैं शायद 10th क्लास में था। मैं, मेरा छोटे भाई और मेरी मदर, वी हैड गॉन टू श्रीनगर। मेरे फादर का ऑफिस कम रेजिडेंस एक होता था श्रीनगर में, बटशाह ब्रिज के पास ही, एंड वी थ्री वर स्टेइंग इन दैट ऑफिस कम रेजिडेंस। उसमें एक ही बेडरूम था। मेरे फादर के जूनियर थे, उनकी तब नई नई शादी हुई थी, तो ही केम देयर विद हिज वाइफ। तो माय फादर टोल्ड अस, ही सेड कि बेडरूम जो है वो उनका नाम लेके कि बेडरूम खाली कर दो, बेडरूम उनको दे दो, और आप तीनों जो है वो साथ वाला जो ऑफिस का रूम है, आप लोग ज़मीन पे जो है वो बिस्तर डाल के सो जाओ। अब 10th में था मैं, थोड़ा सा एज वैसी होती है, तो मुझे गुस्सा बड़ा आया। मैंने कहा जी ये व्हाट इज़ दिस, मतलब हम दो भाई होते तो अलग बात है, बट माय मदर आल्सो वाज देयर एंड माय फादर सेड नो, ही इज़ नॉट माय जूनियर, ही इज़ आल्सो माय सन, एंड उसकी बीवी साथ में आ रही है, शी इज़ माय डॉटर इन लॉ, तो मुझे उसका कंफर्ट देखना है। आप माँ बेटे जो है वो नीचे। आई वॉज वेरी एंग्री, आई टोल्ड माई मदर ऑल्सो, आई शो माई एंगर टू हर ऑल्सो, बट देन शी मेड मी अंडरस्टैंड कि नहीं, ऐसा ही चलेगा। वी बिलोंग टू ए डिफरेंट आइडियालॉजी, और उसमें ये नहीं होता है। मुझे अब अगर मैं याद करता हूँ, रिकलेक्ट करता हूँ, आप याद करवा रहे हैं। वंस आई वॉज बीटन बाई माई फादर, कि मैंने अपने घर के सर्वेंट को, आई हैड स्लैप्ड हिम। दिस इज व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और ऐसा नहीं था कि गलती नहीं थी उसकी, उसने गलती की थी, एंड आई कॉट हिम स्टीलिंग। मैंने उसको चांटा लगा दिया। माय फादर, he came there and he did beat me. He said that you have no business to beat your सर्वेंट, व्हाट मैसेज यू आर गिविंग। अगर तुम्हारे को डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम लगी, पकड़ा गया, तो मेरे से बात करो, तुम्हारा राइट नहीं है सर्वेंट पे हाथ उठाने का। सो दैट वाज द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस एंड दैट वाज द काइंड ऑफ लाइफ विच ही टॉट अस। अगर आप ने जैसे बात की कि डिफरेंट आइडियालॉजीज़ हैं, बड़े सेठ साहब जो हैं वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ थे, फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर रहे, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, डिफरेंट सोच है, डिफरेंट आइडियोलॉजी है। फादर जुडिशरी में थे, एडवोकेट रहे, फिर जुडिशरी में रहे। ही हैड ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। इसी तरह फैमिली के बाकी मेंबर्स भी हैं। छोटे भाई हैं, अनिल जी हैं, ही इज़ आल्सो डूइंग गुड in his own system. Cousins में अचल हैं, छोटे भाई हैं, he is presently holding a senior position in the government. Sister छोटी जो है, she is also holding a senior position in the government. Sister जो मेरे से छोटी थी, she is a doctor. One brother जो cousin मेरे हैं, he is colonel in the army. Whatever we are, wherever we are, one thing you will see in all of us, we are committed to cause. प्रिंसिपल से हट के रहना हम में से किसी में नहीं मिलेगा आपको। ठीक, हमने अगर किसी चीज़ को मान लिया कि ये असूलन ठीक है, तो फिर देन वी विल नॉट बच, एंड दैट इज़ व्हाट आई फाइंड वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम बड़े सेठी साहब, फ्रॉम माई फादर एंड फ्रॉम माई चाचा। सेठ साहब, अब थोड़ा सा इस तरफ आना चाहूँगा कि आपके जो अब्बा हैं, उनका स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन में जाना, और उसके बाद स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन के वो शुरुआती दौर, जिस शुरुआती दौर में कमाल का काम करने लगे थे वो, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कमीशन में उनके 2 और मेंबर उनके साथ बना दिए गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो दौर काफ़ी परेशानी वाला दौर था, और उसके बाद अचानक आपके जो पिताजी का साया, आपके अब्बा का साया जो आपके सर से जो है वो हट गया। वो याद आता है कुछ वो वक्त जब सेठी साहब ने इस्तीफ़ा दिया था और बहुत परेशान थे? क्योंकि मैं उनसे मिलने आता था या उनके इंटरव्यूज़ में तब किया करता था, तो मुझे थोड़ी सी वो विविडली वो पिक्चर याद है। आप तो घर में थे,
क्या दौर था वो, और कितने परेशान सेठी साहब थे, और उसके बाद जब वो आपसे अलग हो गए तो क्या कुछ जहन में वो चीज़ें आती हैं आज? मैंने लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हो शायद लोएस्ट था विच आई हैव सीन इन माय लाइफ। दैट वाज ए बैड फेज। कुछ एलिगेशंस ऐसी बनी, क्रिएट की गई, बाद में साफ भी हो गया कि वो इट वाज मेड अप एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि दैट वाज ए टाइम व्हेन आई टेस्टेड द पीपल। वो एक ऐसा वक्त था जब मुझे दोस्तों की पहचान हुई। एंड बिलीव मी, उस दौर में ऐसे ऐसे आदमी साथ छोड़ के भागे जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया था, जिनको मैंने बच्चों की तरह, बिकॉज बाय दैट टाइम मेरे को प्रैक्टिस करते हुए भी तकरीबन 20 साल के करीब हो चुके थे। ऐसे आदमी जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया, जिनके ऊपर मुझे लगता है कि मैंने एहसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिनके लिए बड़ी अच्छी कोशिशें की, वो सब भाग गए एक दौर में। जब वो दौर आया, जब एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस और ये और वो, ऐसा दौर था कि जब मैं फ़ोन करता था लोगों को जो हुवर वेरी क्लोज टू मी, लेकिन जो किसी पोजीशन पे थे, क्योंकि उन हालात में ब्रदर के ऊपर एलिगेशंस लगनी, गेटिंग अरेस्टेड, एंड जब आप मुश्किल में होते हो तो आप सोचते हो कि जो लोग किसी पोजीशन में हैं, जो हेल्प कर सकते हैं और जिनके आपके साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं, तो वो कोई गलत इलीगल हेल्प नहीं करें, लेकिन दे शुड स्टैंड विद यू। मैं उस टाइम पे फ़ोन करता था लोगों को और मेरा फ़ोन काट दिया जाता था। एंड आई कुडंट टेल माई फादर बिकॉज ही वॉज so upset already. He couldn't take it. But luckily, I had very few people left who stood with me. और जो लोग उस टाइम पे मेरे साथ रहे मुश्किल वक़्त में, वो आज मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई विल स्टैंड विद देम वॉट एवर कम्स। सिर्फ एक अफसोस मुझे ज़रूर रहेगा, when my father retired from Supreme Court and he came to Jammu, उसके गालिबन कोई 6 महीने के अंदर ही हमारे को ये डिटेक्ट हो गया कि he was suffering from malignancy। और उस टाइम पे उनकी ट्रीटमेंट की प्रोसेस शुरू हुई। This treatment process continued for about 4 years. This period was a very bad period for me. कि हम उनकी कीमोथेरेपी पहले सर्जरीज कराने के लिए मुंबई में, फिर दिल्ली में, चंडीगढ़ में, फिर जम्मू में। और ये मुझे लगता है वो दौर है जब वो अभी अकाउंटेबिलिटी कमीशन के चेयरमैन नहीं बने थे, या बन चुके थे? नहीं बने थे। ये वो दौर था जब वो रिटायर होके आए थे, अभी 6 महीने ही हुए थे। डिटेक्ट हुआ कि उनको मेलिग्नेंसी है। वी गॉट हिज सर्जरी डन इन मुंबई, और सर्जरी के बाद टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें क्लियर हो गया कि सब ठीक है। एंड वी वेरी वेरी हैप्पी, रिलीव्ड, ये सब कुछ ठीक हो गया। 3-4 महीने गुजरे तो दोबारा रिलैप्स हो गया। और जब उनको रिलैप्स हो गया तो उस टाइम पे, बिकॉज ही हैड डिसाइडेड व्हेन ही रिटायर्ड दैट ही विल नॉट टेक अप एनी असाइनमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, ही मेड वेरी क्लियर टू हिमसेल्फ दैट ही विल नॉट डू इट। उसके बाद मुफ्ती साहब ने फादर के साथ बात की, शायद बेग साहब को भेजा था कि हम ऐसे अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाना चाहते हैं, वी वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी टू गेट रिड ऑफ द करप्शन। एंड आई स्टिल रिमेंबर माय फादर कॉल्ड मी, ये उनका बेडरूम था, एंड ही डिस्कस्ड विद मी दैट दिस इज व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड। एंड आई सेड कि 2 प्रॉब्लम है, एक तो आपने कमिट किया कि आप रिटायरमेंट के बाद जो है असाइनमेंट लोगे नहीं, दूसरा आपकी सेहत ऐसी नहीं है कि आप असाइनमेंट ले सको, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कमीशन जैसा बनाने का सोचा जा रहा है। एंड लुकिंग टू योर पर्सनैलिटी, आप रूटीन पे काम करोगे नहीं, और जितना आप एग्जर्ट करोगे उतनी एग्जर्शन आप कर नहीं सकते हो। He said finally, and I still remember his words very clearly. He said कि if something has to happen to me,
आई वॉन्ट टू गो डाउन फाइटिंग। मैं बीमार होके बिस्तर के ऊपर पड़ के मौत का इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। जितनी देर तक काम हो सकेगा करेंगे, और शायद ये मेरे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, टू गिव बैक टू द सोसाइटी हु हैज़ गिवन मी सो मच। बड़े सेठी साहब was also not in favor of his taking up the assignment because he didn't have the complete idea about his illness, but he had a fair idea. But then he convinced, my father convinced him also, and he took up this as a challenge. He didn't want anything other than this because he retired from the position of a Supreme Court judge, and coming as chairman of Accountability Commission of the state was scaling down. But anyway, he accepted, and when he accepted and he joined, the change he brought in Accountability Commission was unprecedented. It had never happened before. I am a witness कि जो लोग जिनके केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, उन्होंने पिटिशंस को विड्रॉ कर दिया हाई कोर्ट से कि वी वांट टू गो टू अकाउंटेबिलिटी कमीशन। कितनी ही पिटिशंस विड्रॉ हुई। जो एडवोकेट्स थे हमारे, जो सीरियस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, वो अपने केसेस हाई कोर्ट से उठा के अकाउंटेबिलिटी में ले गए। हाई कोर्ट से केस विड्रॉ करना और अकाउंटेबिलिटी में जाके केस करना, बिकॉज दे न्यू इट वेरी वेल। अकाउंटेबिलिटी में जाने का मतलब है कि विद इन मैटर ऑफ डेज और वीक्स द जस्टिस विल बी डन टू देम। और ऐसे लोग जिनको कि कई डिकेड से इंसाफ नहीं मिला, उनको विद इन डेज इंसाफ मिलना शुरू हो गया। हालांकि अकाउंटेबिलिटी कमीशन तब भी रिकमेंडेटरी बॉडी थी। बावजूद इसके कि वो रिकमेंडेटरी बॉडी थी, so much was the faith of the public in him, and he justified the faith like anything. मैं सिर्फ एक चीज़ शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, और शायद कभी बात करने की दोबारा शायद मौका न मिले। जिन दिनों में अकाउंटेबिलिटी में वो काम करते थे, अगर उस सीन को आप इमेजिन भी करो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दैट वाज द टाइम व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी मोस्ट ऑफ द टाइम। और कीमोथेरेपी की रजीम ये होती थी कि उनको 2 दिन तक कीमोथेरेपी देनी होती थी एवरी वीक। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू वर्क फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे इवनिंग। और फ्राइडे इवनिंग को जब वो अकाउंटेबिलिटी खत्म करके घर में पहुंचते थे, 4 बजे खत्म हुई अगर, तो 4:30 बजे वो घर में पहुंचे, 5 बजे उनकी कीमोथेरेपी शुरू होती थी। फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे आफ्टरनून तक उनकी कीमोथेरेपी चलती थी। कीमोथेरेपी का इफेक्ट जो है वो ड्रेनिंग होता है, और 2 दिन की कीमोथेरेपी के बाद वो 1 दिन का रेस्ट, क्योंकि उस 1 दिन में उनके लिए हिलना अपनी बेड से मुश्किल हो जाता था, उस 1 दिन का उन्होंने रेस्ट करना। एंड मंडे .10 he used to sit in accountability commission. जब वो accountability commission में जाते थे, and I know because most of the time I was with him, कीमोथेरेपी की वजह से there was loss of sensation, उनके हाथों की sensation जो है वो नहीं आती थी, and it was so painful. His whole body was in great pain when he used to go and sit in accountability commission. लेकिन accountability commission में जो लोग उनके पास अपीयर होते रहे, चाहे एडवोकेट या क्लाइंट, किसी से पूछ लो कि कभी उनके फेस पे कोई शिकन आई हो, कभी उन्होंने 1 दिन के लिए भी छुट्टी ली हो, कभी आधे घंटे के लिए भी उठ के पहले कोर्ट से गए हों कि मुझे दर्द है, तकलीफ है, तो मैं उठ के पहले जाता हूँ, कभी नहीं किया। लास्ट दम तक when he resigned, up to that time, he continued fighting. He was a fighter. He continued fighting, और उनके रेजिग्नेशन होने के बाद उनकी लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई। मेरा अपना ये मानना है, ए पर्सन डाइज बट ही कंटिन्यूज टू लिव थ्रू हिज सन्स, थ्रू हिज ग्रैंडसन्स, थ्रू हिज लाइनेज। सो माई फादर मे हैव डाइड फिजिकली, बट ही इज लिविंग थ्रू मी। अगर इफ आई एम to do something in life, I have to justify my blood. I have to justify my bloodline. I will continue the same fight which my father was doing. सेठ साहब, जस्टिस आर.पी. सेठी का गुजरना
और उसके बाद क्या वो हिम्मत कहाँ से दोबारा से बांधी आपने? मतलब मैंने भी अपने थोड़ी देर हुई अपने अब्बा को खोया है, तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा से, और वो भी इतनी कद्दावर शख्सियत जो आपके साथ है, और इतनी मतलब मैं तो आज हैरान हूँ ये सुन के, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ उनके किए हैं, और मुझे तो आज ये पता चला कि जिस वक्त मैं उनके इंटरव्यूज़ करता था, या यहीं बिल्कुल बाहर वाले कमरे में जब उनसे मुलाकात होती थी और घंटा 1.5 घंटा मैं उनके पास बैठता था, लेकिन मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ कि ये शख्स जो है वो कीमोथेरेपी के थ्रू जा रहा है। ऐसे शख्स का ज़िंदगी से चले जाना। देखिए 2003 के बाद अगर आपने उनका इंटरव्यू किए हैं, जितने भी किए हैं, that was a period when he was going through the chemotherapy, radiotherapy, and he had undergone multiple surgeries. उनकी रिब्स पूरी डॉक्टरों ने काट दी थी, and I don't have that strength to tell you how much he has suffered during that period, physically, psychologically, in every way it is possible. क्या नाराज़ थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद से वो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नाराज़गी सच जो है वो नाराज़गी नहीं थी, लेकिन ये नाराज़गी तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं पे उनको ये लगता था कि मुफ्ती साहब को जितना करना चाहिए था उनको डिफेंड करने के लिए उतना नहीं किया। There may be political reasons for Mufti also to do it. क्या वजूहात रही? मुफ्ती साहब ने कभी आके बताया सेठी साहब को कि क्या मुझे वजूहात नहीं लगता। I am not privy to any such discussion, but उनके रिलेशन जो है मुफ्ती साहब के साथ ख़राब नहीं हुए। मुफ्ती साहब के साथ उनके रिलेशन जो है फिर भी अच्छे रहे, और बड़े सेठ साहब की फादर्स एल्डर ब्रदर, ही was having very close relation with मुफ्ती साहब। उनका मुफ्ती साहब का और वेद वसीम साहब का एक बड़ा क्लोज सा ग्रुप होता था, और मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर भी थे फादर की डेथ के बाद भी, ही यूज्ड टू कम टू बड़े सेठ साहब उनके पास जाते थे, और मुझे लगता नहीं कि कभी आपस में वैसी कोई बात हुई हो, कोई नाराज़गी वाली बात तो शायद उनके बीच में कभी हुई नहीं। सेठ साहब, जैसे आपने कहा कि नाराज़गी वाली बात नहीं हुई, अब थोड़ा सा जैसे RPCT से अगर आगे चलूँ तो मुझे याद आता है कि 2009 और 2014 के बीच में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के बाद सबको ये तवक्का और उम्मीद थी कि शायद कोई बड़ा रोल आपको मिलेगा पार्टी के अंदर, लेकिन वो क्या वजूहात थी कि आपने पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद आप खामोश रहे, और फिर आपने पार्टी कब छोड़ी उसका भी कोई अता पता नहीं लगा? कभी मैंने बताने की ज़रूरत नहीं समझी। आप पूछ रहे हैं तो टू कीप द फैक्ट स्ट्रेट, I'll be as straight as I can. देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने की वजह मेरे पास सिर्फ एक थी। दैट वाज ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बार। ये 2008-9 की बात होगी, 8-9 की बात होगी, व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बार फॉर द सेकेंड टाइम, और 43 के आसपास मेरी एज थी उस टाइम पे। टू द परसेप्शन ऑफ एवरीबॉडी, आई एम नॉट सेइंग फॉर माई सेल्फ, टू द परसेप्शन ऑफ एवरीबॉडी, a good chance that I could have been considered even for elevation. I decided to join national conference at that peak. The reason was that I was feeling frustration from inside that I am not doing anything for the society, I am not contributing back to the society. और क्योंकि फादर की जो है वो बी डेथ जो है उसी पीरियड में हुई थी, उससे थोड़ी देर पहले ही, तो back of my mind was that my father suffered because of the political reasons, whatever it was. So political forces control our life to an extent that if we want to do good for the society, the political forces will not allow that. Right. System जो है वो एक जिस ठर्रे पे चल रहा है, उस डरे से सिस्टम को निकालने की जो कोशिश करेगा, बाकी सारे के सारे जो है वो उसके आसपास घेरा बना लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, अपने करियर के बारे में सोचने से बेटर ये लगा
कि एक कोशिश की जाए, बिकॉज उस टाइम पे, अगर मेरी सोच गलत हो सकती है, गलत ही होगी, जिस टाइम पे मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, दैट वाज असलम गोनी साहब मेरे दोस्त थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, डॉक्टर साहब के करीब थे, ही आल्सो इन्फ्लुएंस्ड मी इन टेकिंग दैट डिसीजन, बट दैट डिसीजन वाज प्राइमरीली टेकन दैट उन हालात में ये लगता था कि विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज दैट वाज द रूलिंग क्लास, विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू प्रोविंस से कोई ऐसी वाइस नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे दिखती नहीं थी कि जिसको आई कुड से ए सेनर वाइस हु कैन थिंक अबाउट द पीपल, हु कैन डिसाइड अबाउट द पीपल, एंड हु कैन विद इन द पार्टी, विद इन द रूलिंग पार्टी, क्रिएट सर्कमस्टांसेस जिसमें इक्वालिटी शुड बी देयर फॉर जम्मू रीजन। कोई एक मजबूत आवाज़ जम्मू रीजन की बन के कोई सामने आए, कोशिश यही थी। ठीक। और बात भी मेरी इसी ढंग से बात हुई थी जब मैंने ज्वाइन किया था पार्टी को। आई ज्वाइन द पार्टी, दैट वाज ए फंक्शन शेर कश्मीर। हाँ, मुझे बिल्कुल ठीक तरीके से एक फंक्शन में मैंने ज्वाइन किया। उस एक ज्वाइनिंग फंक्शन के बाद मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, ना ही कोई मुद्दा था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ना ही मैंने कभी खुद बात की, लेकिन कोई ज़्यादा देर नहीं लगी उसमें। मुझे लगता है कि शायद ज्वाइन करने के महीने के अंदर की बात होगी। दो चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस हुए। एक तो उस टाइम पे डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के अगेंस्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल हुई हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई कश्मीर में भी हुई और जम्मू में भी हुई। ठीक। कश्मीर बार ने भी उसमें आर्गू किया और जम्मू बार ने भी आर्गू किया, बाकी लोग भी थे। जम्मू बार, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था बार का, सो आई आर्गूड फॉर जम्मू बार एसोसिएशन इन दैट लिटिगेशन। और हमारा स्टैंड वही था जो जम्मू चाहता था उस टाइम पे कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन अगर देनी है डेमोक्रेसी में, तो रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी प्रोसेस जो है वो फेयर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होनी चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं केस को आर्गू कर रहा था कोर्ट में, आई वॉज इन चीफ जस्टिस कोर्ट, द केस वॉज बीइंग आर्गूड। तो उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता थे हमारे, हैं अभी, सीनियर लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बाद में MLC बने, बाद में शायद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस अब छोड़ दी है। तो ही केम टू मी इन द कोर्ट रूम एंड ही सेड कि आप ये केस आर्गू कर रहे हो डिलिमिटेशन वाला, तो चीफ मिनिस्टर इज वेरी एनाइड विद दिस। उमर साहब उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे। तो मैंने कहा होते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, what do you want? Do you want कि I should argue against the voice of the people, what the people want? तो मैंने उसकी कोई कॉग्निजेंस नहीं ली, लेकिन हमने आर्गू केस किया और अच्छी तरह से आर्गू किया। उसमें जो कहना चाहिए था वो सब कहा। वो कशीदगी जो है वो उस रोज़ के बाद जो है वो थोड़ी सी वो मुझे लगता है कि ज़रूर बड़ी होगी। मैंने कोई डायरेक्ट बात की नहीं उसके बाद। हाँ, एक याद पड़ता है कि एक शायद डेलीगेशन में चीफ मिनिस्टर के पास हम गए थे बार एसोसिएशन की डेलीगेशन के लेके, तो उसमें कोई बात हुई हो तो, अदरवाइज कोई वैसी बात नहीं है। तो एनीवे ये चला। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक नया इशू बन गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू को मिलनी चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के पास नहीं थी। मैं जितनी बार भी प्रेसिडेंट रहा हूँ कोई ना कोई ऐसे इशू बनते रहे। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को मिलनी चाहिए और बार एसोसिएशन ने उसको लीड करने का डिसाइड किया कि हम लीड करेंगे इस इशू के ऊपर। बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मैं था। अब मुझे एज प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन, नॉर्मली ये होता है कि हम बाकी एसोसिएशंस को भी बुला लेते हैं और बार उसको लीड करती है एजिटेशन को। उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि ये आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, कल मैं प्रेसिडेंट नहीं रहूँगा, पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू की आवाज़ नहीं उठाती हैं बड़े इश्यूज़ के ऊपर। तो उस टाइम पे ये डिसीजन हुआ, जो व्हाट आई कैन से दैट आई वाज ए कंट्रीब्यूटर टू दैट डिसीजन एंड प्रोबेबली मेजर कंट्रीब्यूटरी, क्योंकि बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, कि एक ऐसा नॉन पॉलिटिकल फोरम जम्मू में तैयार किया जाए जो एक परमानेंट फीचर बन जाए जम्मू प्रोविंस के लिए, कि आगे फ्यूचर में अगर कोई इश्यूज जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के, जम्मू की इंपॉर्टेंस के सामने आते हैं तो उसको लड़ सके। तो हमने उस टाइम पे जम्मू प्रोविंशियल पीपल फोरम करके JPPF करके एक बना दिया। उसमें बार भी कॉन्स्टिट्यूएंट थी, चैम्बर भी कॉन्स्टिट्यूएंट था, बाकी भी थे। एंड वी स्टार्टेड द एजिटेशन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लीड बार एसोसिएशन कर रही थी,
चैम्बर भी साथ था और JPPF को हमने आगे फ्रंट पे रखा था, सो दैट वी कैन प्रोजेक्ट इट टू बी ए केस विच इज़ बीइंग प्लीडेड बाय द होल प्रोविंस, जिसमें बड़ी एसोसिएशन साथ में जुड़ी। और उसमें हमने पवित्र सिंह जी को आगे रखा बना के चेयरमैन, लेकिन उसका जो है वो एजिटेशन का संचालन करना, मीडिया को एड्रेस करना, बाकी जो है वो मेरा काम था। अब ये हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एजिटेशन लड़ी जा रही है और अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी काम चाहे वैसा नहीं कर रही है जैसा कि उसको करना चाहिए जम्मू के लिए, लेकिन बनी। मुझे याद है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एजिटेशन जब पीक पे थी, तब मैं सुबह जाता था यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग वॉक के लिए गया तो मुझे वहाँ पे एक डॉक्टर साहब के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, अब मुझे आज नहीं पता कि वो स्टिल ही इज़ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ डॉक्टर साहब और नहीं है। वो क्रिकेट एसोसिएशन के मसलों में डॉक्टर साहब के पास बड़े प्रोमिनेंट रहते थे, क्रिकेट एसोसिएशन में भी। ही मेट मी देयर, एग्जैक्टली बता सकता हूँ, जहाँ पे जोरावर सिंह ऑडिटोरियम है उसके पहले वाले मोड़ पे। ठीक। ही स्टॉप्ड मी, ही सेड कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एजिटेशन को लीड कर रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो ही सेड नहीं, वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट आप पार्टी के बीच में रह के पार्टी की गवर्नमेंट को जो है उसके खिलाफ लड़ रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। आई वॉज टेकन बैक। जब तक उमर जी का मैसेज मुझे पहले दिया गया मैंने उसकी कॉग्निजेंस नहीं ली, क्योंकि मेरी रेपो जो है, ज्वाइनिंग जो है वो डॉक्टर साहब के पास थी और मैं आई हैव स्टिल हाईएस्ट रिगार्ड फॉर डॉक्टर साहब। ही इज़ ए सेकुलर पर्सन, उनके अपने क्रेडेंशियल्स हैं। बट व्हेन आई हर्ड दैट दिस इज़ व्हाट डॉक्टर साहब हैज सेड, मैंने कहा 2 मिनट खड़े हो जाओ, बिकॉज सुबह में मोबाइल मेरे पास होता था। मैंने उसी टाइम पे मोबाइल पे ही आई टाइप माई रेजिग्नेशन एंड उसी टाइम उसके सामने मैंने मैसेज किया। मैंने कहा जी ये मैंने मैसेज कर दिया है, तुम पढ़ लो, यू कैन गो नाउ एंड आई एम गोइंग। वहीं यूनिवर्सिटी में जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के पास आई रिजाइंड विदाउट अटेंडिंग एनी मीटिंग, एनीथिंग, बिकॉज मेरा पर्पस क्या था। मैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंने इसलिए ज्वाइन किया होता कि मुझे कोई पोजीशन चाहिए थी, मुझे कोई पोस्ट चाहिए, तो मैं रुकता वहाँ पे। ठीक। लेकिन जब मेरे ज्वाइन करने की मंशा ये थी कि आई वांटेड टू वर्क फॉर द पीपल, गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि जो लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है उनकी आवाज़ सुनी जाए, तो जब मुझे उसी के लिए रोकना है तो देयर वाज नो पर्पस। से ये दिस ज्वाइनिंग एंड रेजिग्नेशन हैपेंड विद इन मे बी 2-3 months ओनली। उसके बाद मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की। एक लंबे समय तक मैंने कोई ज्वाइन नहीं सेठ साहब, एक चीज़ आपसे, ये तो हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आपका सफ़र था, उसके बाद फिर आपने अचानक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। एक तरफ बाहर की सियासत, दूसरी तरफ बीजेपी को ज्वाइन करना, और फिर वहाँ पर भी आप एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। तो बीजेपी में क्या बीजेपी ने आपको बुलाया या आप बीजेपी में चले गए? देखिए, जब मैंने नेशनल से रिज़ाइन किया, मैंने आपको पहले भी ये जिक्र किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का पर्पस ही ये था कि आई शुड वर्क, आई शुड बी इन अ पोजीशन टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ जम्मू। तो जब मैंने नेशनल से मैं बाहर निकला, तो उसके बाद जो है, उससे पहले भी शायद, उसके बाद मेरा कंटेक्ट जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उन संस्थाओं के साथ बना जो कि राष्ट्रहित में जम्मू कश्मीर में काम करती हैं, नेशनलिस्टिक वैल्यूज़ के लिए जम्मू कश्मीर में काम करते रहे हैं, एंड आई बिकेम पार्ट ऑफ देम। उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट भी करते थे, कुछ मीटिंग करनी है, कुछ ऐसा विचार हमेशा ये रहा कि जम्मू को इक्वलिटी कैसे मिलनी चाहिए, जम्मू और कश्मीर में जो फ़र्क है पॉलिटिकल, उसको कैसे ख़त्म करना है। एंड ग्रेजुअली दैट रिलेशंस गॉट स्ट्रेंथन, और चलते चलते जो है हम 2014 के करीब जो है जाके देन इट वाज डिसाइडेड दैट आई शुड बी इन अ पोजीशन टू, आई शुड ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी। उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जो है बिफोर मैन एंड गॉड वाज अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी के साथ मेरे अपने बड़े
अच्छे रिलेशन थे, प्रोफेशनल भी और अदरवाइज भी। ही वॉज ऑलवेज एन एल्डर ब्रदर, और मैं आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके लिए मेरी इज़्ज़त जो है वो उससे ज़्यादा ही हुई है, उससे कम नहीं हुई है। एंड आई फील प्रिविलेज्ड दैट आई हैड एसोसिएशन विद हिम। जेटली साहब wanted me to join party because I still remember this must be in 2010 or so, we were together in a seminar चंडीगढ़ में। आर्टिकल 370 के ऊपर सेमिनार था और मैं चंडीगढ़ में जेटली साहब के साथ जो है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर रहे थे। एंड जेटली साहब देन he said that do you want to become a judge? I said no, I'm not interested. He says if you don't want to become a judge, then why remain as an advocate only? You can contribute if you want to contribute, तो contribute it. So उसके हिसाब से चलते हुए 2014 में I joined भारतीय जनता पार्टी। और उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी, अब तो काफ़ी लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। उस टाइम पे भी भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके इमीडिएटली बाद उस टाइम पे जुगल जी हमारे प्रेसिडेंट थे। तो जुगल जी ने, मुझे लगता है कि थोड़े ही अरसा में, शायद कुछ महीने की बात होगी, महीने डेढ़ महीने के बीच में, ही अपॉइंटेड मी एज स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। उन दिनों में चीफ स्पोक्स पर्सन नहीं होते थे, क्योंकि उससे पहले चीफ स्पोक्स पर्सन जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी रहे। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी क्योंकि एमपी बन चुके थे तो देयर वाज नो चीफ स्पोक्स पर्सन, देयर वर ओनली स्पोक्स पर्सन्स। सो हम 5 जो है वो स्पोक्स पर्सन्स जो है वो अपॉइंट हुए। आई वाज वन ऑफ देम। लेकिन विद इन जब असेंबली का इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में, तो उस असेंबली के इलेक्शन के इमीडिएटली बाद जो है वो पार्टी ने मुझे चीफ स्पोक्स पर्सन जो है वो बना दिया। और उसके बाद आई कंटिन्यू टू बी चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। देन बाद में मुझे चेयरमैन जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी का बनाया। आई कंटिन्यू टू बी दैट आल्सो। आई कंट्रीब्यूटेड इन व्हाटएवर वे आई कुड हैव। सेठ साहब, बिल्कुल आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्य प्रवक्ता, चीफ स्पोक्स पर्सन आप हैं। पार्टी का जुडिशियल लीगल थिंक टैंक अगर कहा जाए वो भी बहुत हद तक आपसे मुतासिर रहता है। जानना चाहूँगा कि अब क्या जहन में है, क्या पूरी उम्र जो है अब मुख्य प्रवक्ता ही रहना है? क्योंकि कोई भी जुडिशरी में कोई ऐसी पोजीशन नहीं जिस पोजीशन के बारे में कहा जाएगा अगर ये पोजीशन आपको मिल जाए तो चलिए ठीक है, अब तो जो सेवा आपने की उस सेवा का कम से कम आपको कुछ आपके अपने एम्बिशंस अब फाइनली क्या है? अगर मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है विद इन पार्टी एंड बिफोर दैट आल्सो टू द ऑर्गेनाइजेशन टू विच आई वाज एसोसिएटेड, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। ना मुआवजे के लिए मैंने ज्वाइन किया था, ना वैसे कोई काम कर रहा हूँ। पार्टी वांट्स मी टू कंटिन्यू एज चीफ स्पोक्स पर्सन, आई एम कंटिन्यूइंग। पार्टी वांट्स मी टू कंटिन्यू एज चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी। अपनी कोई पार्टी अपना कोई माई एम इन लाइफ नहीं है, हर एक आदमी का कोई मुझे ये लगता है सर, मुझे ये लगता है सर कि जैसे बीजेपी में ग्रेजुअल राइज होता है। इट इज़ नॉट दैट यू जॉइन टुडे एंड टुमारो। ये हो सकता है कुछ सिचुएशन में ये होता है कि कभी कोई कम्युनिटी फैक्टर हुआ और ये हुआ कि आपकी ज़रूरत है तो इसलिए वो भी हुआ, लेकिन ग्रेजुअली राइज होता है। और मेरे केस में खासकर आई एम ग्रेजुअली मूविंग अप। आई हैव ग्रेजुअली मूव्ड अप। When I joined as a spokesperson, and last election we performed. I was looking after some important departments in the party during that election. Then उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी देना, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में डिसीजन मेकिंग जो है स्टेट लेवल के ऊपर जो करता है वो कोर ग्रुप करता है। कोर ग्रुप में बड़े सिलेक्टिव से लोग होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते। उसमें प्रेसिडेंट साहब होंगे, 4 जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, आपके एमपीज़ जो है वो हो गए, एक इमीडिएट जो पहले प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं, और उसके अलावा 2 या 3 एट द मोस्ट जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। आई एम मेंबर ऑफ द कोर कमेटी। एज मेंबर ऑफ द कोर कमेटी आई एम डूइंग whatever I have ever dreamt। और मैं अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं मुतमईन हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने पिछले 10 साल में
और ख़ासकर ये पिछला 6 साल के पीरियड में व्हेन आई एम इन द पार्टी, मुझे लगता है कि जो मैं करना चाहता था वो काफ़ी हद तक जो है वो विद इन पार्टी की अगर बात करेंगे तो आई हैव डन वट एवर आई वॉन्टेड टू। जो मेरी सोच थी कि एक डायरेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए, एक पॉजिटिव साइड की तरफ डायरेक्शन मिलनी चाहिए, उसमें जो मेरी हम्बल कंट्रीब्यूशन हो सकती थी वो मैंने की। अब पार्टी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि किस आदमी की ज़रूरत जो है वो किस जगह पे है। दिस ए पर्सन विल नॉट डिसाइड। आई एम नॉट ए पर्सन हु कैन गो टू एनीबडी टू सीक एनीथिंग। आई हैव नेवर बीन सीकर इन माई लाइफ, आई विल नेवर बी सीकर इन माई लाइफ। मैं किसी के पास जाके ये नहीं कहूँगा, अगर मेरे बड़े क्लोज रिलेशन भी होंगे, ऐसे भी लोग थे जो मेरे बड़े ज़्यादा करीब थे, लेकिन यू विल नॉट फाइंड इवन ए सिंगल पर्सन हु विल से कि मैंने कभी किसी के पास जाके कहा है कि मुझे ये चाहिए या मेरे लिए ये करो। आई नेवर डू इट। आई वर्क very honestly and in the best way I can do, and then I leave it to the judgment of the people who have to take a decision. If they want me in a particular position, I will work there. If you want me to work as a common worker of the party, I'll be very happy in that. If they want today, because today I'm also looking after Jammu Rural. There are 3 assembly constituencies I'm looking after now. If I have been put to that position, I am doing my duty there also. If tomorrow they want me to work in the office as a normal worker, any responsibility, there is no problem. It is to the perception. देखिए, पार्टी जब ये डिसाइड करती है किस आदमी की ज़रूरत कहाँ पे है, तो उसमें बड़े फैक्टर्स जो आते हैं, उस आदमी का पर्सनल स्टेचर, पर्सनल स्टेटस, उसकी क्वालिफिकेशन, हिज परफॉर्मेंस, हिज एंटीसिपेटेड परफॉर्मेंस, हिज पब्लिक परसेप्शन, और पब्लिक उसको कैसे देखती है। उसके अलावा ये भी होता है कि पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो कहाँ बैठता है। देखिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन द कास्ट एंड द कम्युनिटी फैक्टर आल्सो, यू कांट इग्नोर इट, राइट। सो दैट आल्सो comes into picture. These are basically the things, because मैं आपको सिर्फ just as a passing remark, when I joined the party, there was a function in Abhinav Theatre, probably some book release or something like that. One of the senior leader of my party, he made a remark which I took very, very bad. He said that the persons are joining the party to become judges or something like this. That was a personal remark, very sarcastic remark. It was not, जो मैं बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी किसी के साथ ऐसा कोई रिमार्क मैंने पास नहीं किया, ना मैं कर सकता हूँ, और कोई मेरे लिए करे तो मेरे लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। राइट। दैट वॉज ए पीरियड ऑफ, मैं अभी नया ज्वाइन किया था पार्टी में, मुझे उस टाइम पे लगा कि शायद मेरे से ये भी गलती हो गई है कि वाई आई हैव जॉइन द पार्टी वेयर आई एम नॉट welcome, or where the senior leader of the party is making such a remark. So I talked to my president, जुगल जी थे उस टाइम पे president, तो he said no, this is not the opinion of the party, this is personal, anybody can say anything, this may be senior leader or junior leader, doesn't matter, आप अपना काम करो पार्टी में जो करना है. So then I stayed put. तो मेरे लिए किसी के साथ disrespectfully बात करना is very difficult, but more difficult is to tolerate if somebody is disrespectful to me. I don't know anything other than this, that while being in politics, as in profession, I can only assure myself one thing, that wherever I work with utmost honesty. Honesty and sincerity. न मैं डिसऑनेस्टी मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में की है, न मैंने डिसऑनेस्टी जो है पॉलिटिकल लाइफ में अब की है, और ना ही कभी करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी। आपने इनकी ज़िंदगी और इनके सियासी सफ़र को हमारे इस खास प्रोग्राम में सुन लिया। दीजिए इजाज़त, आदाब।